नमस्कार आप सभी को। छायांश में बहुत सारे सिलेक्शन हुए अनडाउटली, लेकिन कुछ सिलेक्शन ऐसे होते हैं जो भूतो न भविष्यति। सत्यम मौर्य हमारे साथ है। मुझे उनके सिलेक्शन के लिए मोबाइल यूज करना पड़ रहा है। मुझे पढ़ना पड़ेगा कि अब तक कितने एग्जाम सत्यम निकाल चुके हैं। फिर हम सत्यम से भी समझेंगे अगर एक आध में पढ़ना पाऊं, क्योंकि काफी कठिन कठिन एग्जाम हैं जो निकाले। तो इन्होंने साल 2018 में आरआरबी एएलपी जिसमें प्री और मेंस क्वालिफाइड किया, ये पहला एग्जाम है। ताली बजते रहना ये ताकि हम दूसरा बोल पाए। दूसरा है एसएससी जीडी 2018 रिटर्न और फिजिकल में ये गए नहीं थे। ताली। इसके बाद है 2020 में दिल्ली मेट्रो का जो मेंटेनेंस एग्जाम था वो क्वालिफाइड किया था, लेकिन कोविड के कारण अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। इसके बाद साल 2021 में दिल्ली कांस्टेबल रिटर्न क्लियर किया है और कोविड के कारण जो फिजिकल है वो क्वालिफाइड इसमें नहीं किया है, लेकिन रिटर्न इनने निकाला है दिल्ली कांस्टेबल। साल 2021-22 में एसएससी सीपीओ है जिसमें प्री भी निकाला है, मेंस भी निकाला है और मेडिकल भी निकाला है। साल 2022 में एमपी पुलिस कांस्टेबल भी निकाला है। रेडियो जो जीडी हुआ था उसको भी निकाला है। ताली बजाएं। साल 2022 में जिसमें वर्तमान में ये जॉब कर रहे हैं डीएफसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जेई की थ्रू जो वैकेंसी होती है उसको अब हम समझ रहे हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। सत्यम, हम तो थक गए पढ़ते पढ़ते, एक आध कोई छूट गई हो तो बता देना। और इस समय कौन सी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? मैं इस वर्क मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक डीएफसी है, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर। अपनी जो मालगाड़ियां हैं ये आप देखते होंगे कि कहीं भी स्टेशन पर खड़ी रहती हैं बहुत देर तक, जिसके कारण ये डिले होती हैं। इनके डिले होने से अपना जो माल मतलब ये चाबा जो पोर्ट रहते हैं ना, जैसे अपना मुंबई में है और 7 जगह पोर्ट हैं, यहाँ पे अपन को लगेज चार्ज देना पड़ता है। इसके लिए 2016 में अपनी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक अलग से डीएफसी, अलग से मालगाड़ी के रन करने के लिए एक ट्रैक बनाया, उनके अलग से स्टेशन बनाए। आईआर के मतलब इंडियन रेलवे के पैरेलल ने बनाया है। डीएफसी है, एक कॉरपोरेशन है, ये पीएसयू है, एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में करता है, आरआरबी बोर्ड के ऊपर है और सीधा इसमें मतलब मिनिस्ट्री कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो इनने एक डीएफसी बनाया है जिसकी वैकेंसी 2021 में निकाली थी इनने, लॉकडाउन के टाइम पे मई में। उसकी क्वालिफिकेशन इनने रखी थी कि आईटीआई होना चाहिए जेई पोस्ट के लिए, और आईटीआई में भी क्वालिफिकेशन थी कि 60% मिनिमम होनी चाहिए। 60% रखने से उनका ये हुआ कि कैंडिडेट तो जितने भी मिले बट उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा। इसके अंदर सितंबर में रिटर्न एग्जाम लिया इसका, फरवरी में रिजल्ट दिया 2022 में, और मई जून में हम लोगों का डीवी मेडिकल हुआ और जुलाई में इसकी ज्वाइनिंग आ गई थी। आज मुझे 6 महीने हो गए इसमें काम करते हुए। बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिला है इसके लिए। इसके पहले अपने करियर की शुरुआत करना चाहता हूँ। मतलब मेरी जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले 12th PCM 2015 पास आउट। 2015 से 17 तक मैंने ITI की, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, गवर्नमेंट ITI से। 2017 के बाद मुझे कंपटीशन का समझ में आया कि इस ITI से कुछ नहीं होना, मुझे कंपटीशन करना पड़ेगा। ना मुझे कोई कोचिंग का पता था कि मुझे कहाँ जाना क्या जाना, बस यहीं से ITI के लिए निकल देते। एक दिन सर से कांटेक्ट हुआ, फिर सबका जैसे रहता है कोचिंग आने से पहले एक बार रिव्यू लेते कि भाई हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का कैसा क्या है। मैंने भी कुछ फ्रेंड्स रिव्यू लिया जो आज वर्तमान में जॉब में है, 2017 कांस्टेबल में है या कहीं से। उनसे हमने पूछा कि मुझे छायांश ज्वाइन करनी है, कैसा क्या है, तो उन्होंने कहा हाँ बढ़िया। फिर हमने सीधा सर से आके कॉन्टेक्ट किया कि सर हमें कुछ नहीं पता, हमें आपको बताना है जैसा भी जो तैयारी हो। सर का हमने एक बैच कंप्लीट किया, 2017-18 के समथिंग किया था, जनवरी से किया था, और फरवरी में 2018 में ALP की वैकेंसी आई थी। एक बैच कंप्लीट करने के बाद ALP का प्री मेंस निकला। उसके बाद उसमें भी दुर्भाग्यवश मेरिट में, फाइनल मेरिट में बाहर हुआ, पर कोई नहीं। फिर सर से बात की, सर ने कहा नहीं लगे रहा, हो जाएगा। बट फिर कोचिंग ज्वाइन की। उसके बाद 2018 SSC GD आई। GD का हमने किया, क्वालिफाई किया, एग्जाम भी उसका उस टाइम पे माइनस मार्किंग नहीं होती थी, 76 मार्क्स थे उस टाइम पे हमारे 100 में से। फिर फिजिकल के लिए सब मतलब वो एक प्रकार से आर्मी वाली जॉब और सब थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग वजह से फिजिकल हम देने नहीं गए। उसके बाद फिर 2 साल कोविड में, 19-20 का सबको पता है कैसा दौर रहा। 19 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी। 19 में हमारे यहाँ पे ITI लेवल पे DMRC वैकेंसी आई थी। बट जो हमने यहाँ का बेसिक पढ़ा, फाउंडेशन जो एक बार बैच कंप्लीट किया था, वो नोट्स रिवाइज करते रहे। पता था कि कभी तो वैकेंसी आएगी और कभी तो सिलेक्शन होगा। 19 के टाइम पे DMRC वैकेंसी आई, दिल्ली मेट्रो होती है, ITI लेवल पे होती है। इसका भी एग्जाम थोड़ा टफ होता है, टेक्निकल वाले बंदे बैठते। टेक्निकल से जितना जॉब लेना ईजी उतना ही टफ है, क्योंकि इसमें टेक्निकल पूछा जाता है जो अपनी फील्ड से हटके रहता है। टेक्निकल पढ़ने के लिए रेगुलर लगा रहना पड़ता है उसमें। 2019 में DMRC की वैकेंसी आई, इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने उसको अप्लाई किया। उसमें 143 ओवरऑल वैकेंसी थी ऑल इंडिया में, उसमें मेरी रैंक 54 थी।
बट ड्यू टू कोविड लगा, कोविड की वजह से मेट्रो बंद रही, तो मेट्रो ने रिजल्ट पब्लिश किया। रिजल्ट पब्लिश करने के बाद आज तक ज्वाइनिंग नहीं की है, 2 से 3 साल हो चुके हैं इसके लिए। बट उसमें भी एक बार लगा कि टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद ज्वाइनिंग का वेट करते करते उसमें भी डिमोटिवेशन हुआ। बट सर से कांटेक्ट में बने रहा, सर ने बोला नहीं लगे रहा, कुछ ना कुछ होगा। 2020 में CPO आया, लॉकडाउन के टाइम पे सब घर में बैठे थे, सर ऑनलाइन छायांश पे पढ़ा रहे थे। छायांश चैनल था, उसके बाद एक अपना ब्लॉग हुआ तो छायांश दीप भी आया था सर उस टाइम पे। दोनों से कांटेक्ट में रहे और सर से हमेशा कांटेक्ट में बने रहे। जब भी लगे कि हाँ कुछ नहीं होने वाला, सर से बात करें। सर बार बार बात करके बोले कि नहीं लगे रहो, कुछ ना कुछ होगा। फिर उसके बाद छायांश पे यूट्यूब क्लास है, जो समझ में ना आए सर से पर्सनली कॉल कर ले, व्हाट्सएप करके डाउट पूछ ले सर से, जो भी जैसा रहे। फिर उसके बाद 2020 में SSC CPO फर्स्ट मतलब एक्सपीरियंस था, ना कुछ पता था, हिंदी बैकग्राउंड से था। उसका सिलेबस देखा हमने, पहले तो प्री ऐसे ही दे आए कि जो भी होगा देखा जाएगा कितनी तैयारी, क्योंकि उस टाइम पे एक ही साथ 3 एग्जाम थे, दिल्ली कांस्टेबल और ये वाला अपना CPO था। CPO में फिर मैं पेपर देने गया, 24 नवंबर के समथिंग पेपर हुआ था। पेपर का लेवल अच्छा लगा, जो तैयारी थी उसके हिसाब से। प्री में हमारे 120 मार्क्स थे, 200 नंबर का पेपर होता है, 50-50 उसमें 4 सेक्शन होते हैं। हमें पता नहीं था कि प्री क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, उसका भी फरवरी में रिजल्ट आया। प्री क्वालिफाई था। प्री के बाद अगली प्रोसेस उसकी फिजिकल होता है। लॉकडाउन लगा अपना 2020 में, उसके 21 में लॉकडाउन भी था जो अप्रैल के टाइम पे। उसका फिजिकल डिले हुआ, फिजिकल हुआ इसका अपना अगस्त में, फिजिकल क्वालिफाई हुआ। 45 दिन बाद उसका मेंस हो जाता है। नवंबर में मेंस हुआ। मेंस भी 200 नंबर का इंग्लिश का रहता है, हिंदी बैकग्राउंड वाले के लिए मेंस बहुत टफ रहता है। जो फिजिकल क्वालिफाई हुआ, जो पहले से CPO एस्पिरेंट थे, उनसे हमने पूछा कि आखिर मेंस में क्या पूछते हैं, कैसा क्या रहता है। फिर आके प्रीवियस ईयर पेपर देखे। 45 दिन 12 से 13 घंटे हमने इंग्लिश पे ध्यान दिया। और कोई सब्जेक्ट हम देखते ही नहीं थे, क्योंकि एक CPO भी एक SI होती है, दिल्ली SI, CRPF SI, एक पैरा कमांड जो अपनी होती है उसमें एक SI की पोस्ट होती है। उसमें भी उस टाइम पे लग गया, क्योंकि कोई और ऑप्शन था नहीं। लग रहा था कि हाँ CPO हमारे लिए ही है जैसा, क्योंकि उसका प्री निकालना फिर फिजिकल निकालना दोनों टफ रहता है। मेंस भी निकाला, भगवान की कृपा से मेंस भी क्लियर हो गया। सर को बताया कि सर मेंस भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद मेडिकल है, मेडिकल के लिए फिर आए हम। मेडिकल उसका भी मतलब जैसा टफेस्ट मेडिकल रहता है, अभी तक हमने जितने मेडिकल दिए सबसे ज़्यादा टफेस्ट मेडिकल SSC CPO का लगा। 2 दिन चलता है उसका मेडिकल। मेडिकल क्वालिफाई हुआ। जैसे ही मेडिकल क्वालिफाई हुआ इसका अप्रैल में, इसके जून जुलाई में ये वाली ज्वाइनिंग आ गई। इसके वजह से हमने उसका DV स्किप किया, क्योंकि एक वैकेंसी की आज कीमत, सब कंपटीशन में बैठे, अपन को कोई शौक नहीं है कि अपन हर तरीके की ज्वाइनिंग लेटर रखें। बट हमने मेडिकल उसका क्वालिफाई किया, DV देने हम नहीं गए, क्योंकि इसका हमें ज्वाइनिंग आ गई थी और एक ये अच्छी खासी जॉब थी, इसलिए हमने उसको स्किप किया। जब उसका फाइनल मेरिट आया तो हमें पता था कि हम CRPF SI के लिए एलिजिबल है। 280 मार्क्स थे और 276 के समथिंग कट ऑफ गई थी CRPF SI की, उसमें वो मिल जाती। इसके बाद DFC ज्वाइन किया हमने। ये अभी तक की हमारी प्रोसेस जर्नी रही है, जो भी रही है। बट इसमें हर एक चीज़ ये रहा कि हर जगह पे सर साथ में रहे। जब भी थोड़ा मन में लगा कि नहीं अब हम पे नहीं हो पाया, कुछ नहीं होगा, सर से बात की, सर को कॉल कर लिया, सर को मैसेज कर दिया। सर जब भी फ्री रहे सर ने रिप्लाई किया और आज उसका रिजल्ट है कि आज सबके सामने है आप लोग। अच्छा, 1 to 1 हम सब्जेक्ट को लेकर भी पढ़ेंगे। अब फॉर्म कितने भरे, मतलब 8-10 में तो आप सफल हुए, प्री निकाले, मेंस निकाले, फॉर्म अब तक कितने भर चुके हैं? सर फॉर्म में लगभग जितने जो क्वालिफाई है, इनके अलावा सर MP का एक जेल पहरी था जिसमें 2 मार्क्स से रुका था, 71 कट ऑफ थी, 69 मार्क्स थे। और तो सर नहीं, लगभग जितने भी हमने 2018 के बाद फॉर्म भरे लगभग मतलब सेलेक्ट है। जितने में भरे सब में निकले, क्या बात है। मतलब ये रहा कि रिटर्न कहीं नहीं रुका। अच्छा, और जैसे मैं तो बोलते ही रहता हूँ, मैथ्स को लेकर अप्रोच क्या रखना चाहिए? एक एक सब्जेक्ट पर अपन 1 to 1 बात करते हैं, टेक्निकल भी आपका, तो टेक्निकल पर भी आएंगे, पर नॉन टेक पर बात करते हैं। मैथ्स किस तरह से पढ़ते थे आप? मैथ्स का तो सर जब यहाँ आए थे तो कुछ हमें कंपटीशन का ज़्यादा नॉलेज नहीं था। हम तो एक ऐसे ही आ गए थे फ्रेशर की तरह कि पता नहीं क्या कंपटीशन होता है। उस टाइम कोई एग्जाम भी नहीं थी, 2018 के टाइम पे MP में तो कुछ नहीं था, और RRB LP भी आई थी, तो इसका भी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था। हम और मोज साथ में आए थे, हम लोग यहाँ पता करके दोनों लोग आ गए कोचिंग में। यहाँ पे सर से सिलेबस लिया, सर ने उस टाइम पे पढ़ाया कि ये होता मैथ्स, जो वो पढ़ा रहे हैं हम वो नोट करते जाए और घर पे जाके रिवाइज करें। हमें कुछ पता नहीं, जो यहाँ के प्रैक्टिस है, लाइब्रेरी पहले सामने थी कुछ, वहाँ लाइब्रेरी में बैठ के सब टेस्ट डिस्कस करें, जो भी टेस्ट हो, धीरे धीरे करके वो नोट्स बनाते गए और नोट्स का रिवाइज ही करते रहे। हमने उसके अलावा कुछ अलग से नहीं पढ़ा। बस ये होता था कि एग्जाम के पहले उनके प्रीवियस ईयर पेपर देख के कर लेते, जो क्वेश्चन समझ रहा है सर से पूछ लिया। बस ये था कि जो नोट्स थे उनको रिवाइज करते रहे, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया इसमें, ना कोई ये बुक ना वो बुक। जो भी सर का नोट्स रहा उनसे हमने ज़्यादा ध्यान दिया हमको, और जो नहीं बना तो पूछा सर से। अच्छा, साइंस को कैसे पढ़ते हैं? साइंस बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है बच्चों को, साइंस कैसे पढ़ें? साइंस का तो सर 10th तक NCERT पे ध्यान दिया, और NCERT के अलावा जो भी नोट्स वगैरह मिलते हैं यहाँ के उनको ध्यान दिया। बस ये था सर मेन फोकस कि जो भी एक बार पढ़ाया जा रहा उसी को 10 बार पढ़े। 10 बुक की जगह हम एक बुक को 12 बार पढ़े तो होगा आपसे। ये मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार बात है। एक चीज को आप बार बार पढ़े वो ज्यादा बेहतर है 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है ना। बहुत ही शानदार बात है। अच्छा, इंग्लिश का बहुत बड़ा मध्य प्रदेश के सारे बच्चों का, पटवारी में इस बार इंग्लिश आ रही है,
और जेल पेरी वन रक्षक रक्षक में आई रही है। इंग्लिश का क्या किया जाए? इंग्लिश का बाकी में बहुत दिक्कत करती है। इंग्लिश का सर, जैसे मेरा जब सीपीयू क्वालिफाई हुआ था तो उस टाइम पे प्री में तो 50 मार्क्स की आती थी और वो हम अटैम्प्ट भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहता है। 120-25 कट ऑफ प्री की तो चली जाती, बट मेंस में 200 नंबर का इंग्लिश का रहता है। मेंस डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपकी फाइनल मेरिट में आने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे ज़्यादा कोई नॉलेज भी नहीं था। मैंने सबसे पहले जैसे प्री निकला और वो फिजिकल निकला, फिजिकल में हमने सबसे पूछा कि आखिर इंग्लिश की हम भी कैसे स्ट्रेटजी बनाएं। हमें नहीं पता था कैसे क्वालिफाई होती है, तो उनने बताया हमारे लिए वहाँ पे जो था वही हम आप लोग को बता रहे हैं कि डेली 10 से 15 हमें बुकेब पढ़ना है। हमें कुछ बुकेब में समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में आपको 2-3 दिन लगेगा कि ये क्या हम पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। पर आप जब 15 दिन बुकेब पढ़ोगे ना, तो आप वो वर्ड यूज़ करोगे तो आपकी वहाँ से वोकेबलरी कंप्लीट होगी। उसके बाद जो बेसिक अपने फंडे, जैसे टेंस, कुछ ज़्यादा प्रपोजिशन है, टेंस है, अपना आर्टिकल है, जो भी है बस सब बेसिक लेवल का पूछते हैं, उस पर ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाते हैं। अपन उसको इतना टफ बना लेते हैं ना इंग्लिश के लिए कि हमें पढ़ना ही नहीं है, और जब पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे आएगी। हम आपके सामने एक ऑप्शन है, मेंस में हमने 200 में से 178 स्कोर किया था। हमें कुछ नहीं पता था, बट डेली 45 दिन तक हमने बस इंग्लिश को फोकस किया। जो चीज़ नहीं बन रही उसको लगे रहे, मन में बार बार आता कि नहीं बन रहा है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, बट क्यों छोड़ दें, एग्जाम में वही आ गया, एक नंबर डिसाइडिंग फैक्टर होता है, स्पेशली एसएससी में। इसलिए बस लगे रहो, धीरे धीरे करके सब होगा उसमें। इंग्लिश में जो समझ नहीं आ रहा, पढ़ते रहो, धीरे धीरे कभी तो आएगा समझ में। बनाया तो अपन नहीं है ना किसी ने सब्जेक्ट को भी। अच्छा, और हिंदी को लेकर कैसा क्या? हिंदी में जैसे कई बार आउट ऑफ नंबर ले जाते हैं, तो तुम्हारा भी मैंने सुना है, तो आउट ऑफ नंबर कैसे ले, मतलब जितने का पेपर उतना ही नंबर या एक आध दो कम, उसके लिए क्या करें हिंदी के लिए? हिंदी का तो सही तक कुछ दिया ही नहीं एग्जाम का। हिंदी अभी नहीं आई? आई नहीं। एसएससी जीडी में तो आई हो? अच्छा, उस समय इंग्लिश आती होगी एसएससी जीडी? इंग्लिश भी थी उस टाइम, दोनों थी, इंग्लिश से हिंदी। चलो बहुत ही बढ़िया। अब आपके अगर कोई सवाल हो सत्यम से, लगभग बता रहे 7 एग्जाम में से 6-7 एग्जाम निकाले, बड़ी पर्सनालिटी है, मेंस भी निकाले हैं, तो मेडिकल, अच्छा मेडिकल को लेकर, जब मेडिकल आपका हुआ था उसको थोड़ा सा बताएं, काय में मेडिकल हुआ था और उसमें क्या कैसा होता है मेडिकल को? मेडिकल मैंने सबसे ये तो कांस्टेबल वाला स्किप किया था। इसके अलावा जो एसएससी सीपीओ था, सीपीओ का मेडिकल एक टफेस्ट मेडिकल होता है, क्योंकि वहाँ पे एसआई लेवल के जो जांच कमेटी होती, ग्वालियर में बीएसएफ एकेडमी में हुआ था जो अपनी डबरा में है। तो वहाँ का मेडिकल स्टैंडर्ड 6/6 तो उनको आंखें चाहिए। 6/6 का मतलब होता है कि यहाँ से जो दीवार पे अपन को दिख रहा है ना, वो अपन को लास्ट वाला बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। 6/6 उसमें आंखें होने चाहिए। उसके अलावा अपना चेस्ट, ब्रीथ, मतलब हर एक चीज़ इतना इक्वली वो चेक करते हैं ना कि यदि आपको थोड़ी सी भी डिफिशियंसी होगी वो बाहर कर देंगे। उसमें सबसे पहले घबराना नहीं है। जैसे हम 2 बार अभी तक हमने मेडिकल दिया, एक जेई का दिया, तो इसका सबसे बढ़िया हमारे साथ लगा है ब्लड प्रेशर का। उस टाइम पे इतना नर्वस हो जाते कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, बट बी पेशेंट, सब अच्छे से होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मेडिकल में आप लोग वैसे ही फिट हो, डेली आ जाए थोड़ी बहुत। जब भी मेडिकल आए आपका, तो उसके 1 महीने पहले से आप थोड़ा वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए, पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा पीजिए, और घबराना कुछ नहीं है। आंखों पे फोकस करना है, जो भी है, जिनको चश्मा है कुछ भी लगा है वो हरी सब्जी या कुछ भी फल फ्रूट खाते रहे, उससे मेडिकल क्लियर हो जाएगा। मेडिकल सीपीओ का दिया था बस। चलो, फिजिकल भी कई बार देने गए हो? फिजिकल का काफी सारे एग्जाम में फिजिकल भी दिया है, तो फिजिकल को लेकर क्या रहती है आपको? 2018 जब एसएससी जीडी क्वालिफाई हुआ, कुछ दिन रनिंग की, उसका फिजिकल 5 किलोमीटर का होता है, 24 मिनट का। तो सब ने मना किया कि फोर्स से मत जाए, तो नहीं गए। फिर उसके बाद 2020 का सीपीओ और दिल्ली पुलिस दोनों का फिजिकल सेम आया। दिल्ली पुलिस अभी 2 फरवरी में फिर से वैकेंसी आनी है, उसका फिजिकल टफ होता है, उसको 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है। तो उसका फिजिकल का एक्सपीरियंस ये था कि जब आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है ना, और एक स्टेज पे आप आ जाते हो, जब आपको लगता है कि नहीं हमें कोई भी जॉब लेनी है, तो सबसे बेस्ट मैंने क्या किया था, दोनों टाइम रनिंग को जाते थे। लॉकडाउन के टाइम पे भी कहीं से भी निकल के ग्राउंड पहुंच जाते थे, पुलिस और सब खड़ी रहती थी, और फिर भी हम निकल जाते थे, एक जुनून रहता था। दोनों टाइम हमने रनिंग की है। 1600 मीटर का उसमें रहता था, 5-5 किलोमीटर डेली भागते थे। 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, सुबह भागना जाना, शाम को जाना, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाई तो हो नहीं पाती, तो लगता था फिजिकल क्वालिफाई करना है। तो फिजिकल के लिए बेटर है कि जितना आप दौड़ सके, जितना आप कर सके, जितना स्टेमिना पे वर्क कर सके, उतना फिजिकल हो पाएगा। दिल्ली पुलिस के टाइम पे 2020 का जो फिजिकल था वो था जुलाई में। जुलाई में उनने आरटीपीसीआर, दिल्ली में जो फिजिकल हो रहा था, उन्होंने आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी थी कि आपकी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। हम सुबह फिजिकल लेके आए, दोपहर में हम दिल्ली में चेक कराने गए, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आरटीपीसीआर चाहिए थी। उस टाइम पे मैं चेक कराने गया और मेरी पता नहीं रिपोर्ट कहाँ से पॉजिटिव निकल आई। उसके बाद दिल्ली पुलिस का फिजिकल में नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। जो 3rd वेव का फर्स्ट केस था वो मैं ही हूँ सागर में। उसके बाद 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा दिल्ली में। उस टाइम भी बहुत लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा। सर से फिर बात की, सर ने बोला नहीं इसमें नहीं हुआ तो आपके तुम्हारा एसआई, उसमें दिल्ली एसआई रहते, सीपीओ को दिल्ली एसआई बोलते अपने यहाँ पर, तो कहने लगा तुम्हारा कांस्टेबल ही हो, तुम्हें एसआई बनना है, तुम एसआई के लिए तैयारी करो। और हुआ वो, 1 महीने बाद एसआई का उसका फिजिकल क्वालिफाई हुआ। नेगेटिविटी हमें नहीं लाना है, नहीं हुआ क्वालिफाई, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अपने पास कोई अगला ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन था इसलिए कोई नहीं, बाकी सर से लगे ही रहो, कॉन्टैक्ट में बने ही रहो, कुछ नहीं तो मोटिवेट जरूर हो जाएगा। मोटिवेट हो गए तो एग्जाम कोई भी निकल जाएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है
कि कोविड हो गया था। हाँ सर। और सागर में तीसरा केस आपका था। नहीं सर, तीसरी जो वेव आई थी ना, उसमें जो फर्स्ट केस थे सर, जो पेपर में भी आया था, सब में हाईलाइट हुए, तो हम ही थे सर। 15 दिन हॉस्पिटल में भी रहे। अरे सोचो आप, इतना मतलब देखो उस समय का आप दौर देखो, उस समय मतलब कोई व्यक्ति को उस समय कैसा, मतलब आप समझ रहे, थर्ड वेव में पहला केस सागर का ये थे। बड़ी पर्सनालिटी है भाई, इतना माइंडसेट हो नहीं सकता। मैं लास्ट में भी एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे, कितने एग्जाम निकले, और एग्जाम नहीं निकले पुत्रा, रिटर्न निकले हैं, फिर प्री निकले हैं, मेंस निकले हैं, फिजिकल निकल रहे हैं। मतलब ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जहां पर सत्यम काम ना कर रहा हूं। और भाई उस समय तो ऐसी नेगेटिविटी आ रहती थी कि भाई मतलब कोविड के बाद थर्ड वेव का पहला केस कोविड थे, अखबारों में नाम छप जाना, 15 दिन तक उस अस्पताल में रहना जहां पर अपने आस पास उसके कोई नहीं रहते। तो यार वाकई में यार बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी। अच्छा और समझते सत्यम, घर में कौन कौन है? सर मेरे फादर 2018 में एक्सपायर हो गए थे, साइलेंट अटैक था। उसके बाद से थोड़ा कंपटीशन की ओर लगा था कि हाँ आप कुछ करना है, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सिस्टर है अभी वो 23 एज में, वो भी तैयारी में लगी है। उसके अलावा मम्मी और मैं, तीनों लोग हैं सर फैमिली में। 2018 में के बाद 2018 में भी एग्जाम निकालना, तब जबकि परिवार में इतनी बड़ी घटना घटी हो, बाकी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और निश्चित रूप से आज जो पिताजी हैं सत्यम के, वो बिल्कुल गदगद होंगे जहाँ भी होंगे। और हम चाहेंगे कि अभी जब हम लास्ट करें तो 2 मिनट हम मौन भी रखेंगे, क्योंकि परिवार का सदस्य खासतौर से पिता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 2018 में जिस समय पिता नहीं थे, और उसके बाद कोविड, उसके बाद इतने सारे एग्ज़ाम, तब जबकि बीच में वैकेंसी नहीं थी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। 2-3 साल तो वैकेंसी ही नहीं आई। उसके पहले कोविड के पहले एग्ज़ाम और कोविड के बाद लगातार एग्ज़ाम। खैर सैलरी का बताओ, सैलरी कितनी मिल रही है अभी? कोई बात नहीं, कुछ नहीं करवाएंगे खर्चा। एज अ जेई 2800 ग्रेड पे होता है अभी जो स्टार्टिंग फेज में है। तो 2800 ग्रेड पे एक नोएडा है, नोएडा में एक्स का एचआरए मिलता है। एचआरए बोलता है हाउस रेंट अलाउंस, जो हमें 7000 रुपये मिलता है। तो करंटली डीए रेट है 38%। तो 38% उसका प्लस रिस्क अलाउंस एक जेई पे रहता है ना, तो उसके हिसाब से इन हैंड सैलरी जो हमारे अकाउंट में आती है 47 से 48 हज़ार रुपये आती है पर मंथ। इसके अलावा एक हम लोगों का क्या फैक्टर रहता है कि जैसे 50 किलोमीटर का सेक्शन मिला है, तो उस सेक्शन का मेंटेनेंस, उसके लिए हमें जाना, जिसके लिए जाते तो उसके लिए टीएडीए मिलता है जो 500 रुपये एक दिन का मिलता है। तो हम महीने में आराम से 10 से 12, 15 से 20 बार हम हो आते हैं। तो उसका मिला के 10-12 हज़ार हम वो एक्स्ट्रा पा लेते हैं। तो करीब 60-65 हज़ार रुपये। 60-65 हज़ार। अच्छा खर्चा भी सत्यम के पास है नहीं, है ना सत्यम? तो बहुत अच्छी बात है, 60-65 हज़ार रुपये महीने आते हैं। नहीं मतलब थोड़ा सा सोच रहे थे, कोई बात नहीं। मतलब अगर अपन देखें कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की 2 भर्ती कर लो आप, तब भी 60-65 हज़ार नहीं हो पाती सैलरी एमपी पुलिस कांस्टेबल की, है ना? अच्छा अधिकारी अलग है ये। अब आप ही के क्वेश्चन कुछ हो तो जरूर पूछें, आप जरूर पूछें सत्यम से। सत्यम एक बार मैं चाह रहा हूँ, मैंने तो पढ़े हैं, एक बार 1 to 1 एक बार फिर से लास्ट में मैं चाह रहा हूँ बता दो कौन कौन से एग्जाम किस स्तर तक निकले, चाहे वो पढ़ के बता दो। बता दे सर। चलो शुरू से शुरू एक बार फिर से करते हैं, कौन कौन से एग्जाम किस स्तर तक निकले। अभी ताली हम लास्ट में बजाएंगे एक साथ, सुनते जाओ। 2017 सितंबर में आईटीआई कंप्लीट हुई। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं था क्या कंपटीशन रहता। साइंस के ज्वाइन करने के बाद एक फाउंडेशन बैच कंप्लीट हुआ। उस टाइम पे कोई वैकेंसी नहीं थी, तो सरकारी फाउंडेशन बैच चल रहा था, हर विषय की उसमें तैयारी कराई जा रही थी। 2018 अगस्त में एएलपी का प्री क्वालिफाई हुआ। 23 जनवरी के समथिंग मेंस क्वालिफाई हुआ। उसके बाद फाइनल मेरिट लगने के कारण बाहर हो गए। उस टाइम पे गलती हुई थी कि टेक्नीशियन सेलेक्ट नहीं था, एएलपी सेलेक्ट था, लोको पायलट सेलेक्ट था। उस टाइम पे नॉलेज नहीं था, टेक्नीशियन में सेलेक्ट हो जाते, बट ठीक है कोई अच्छा होता है। फर्स्ट एग्जाम एएलपी हुआ। उसके बाद एसएससी जीडी आई थी, एसएससी जीडी क्वालिफाई हुआ उस टाइम पे। फिर 2019 में डीएमआरसी की मेंटेनर वैकेंसी आती है, आईटीआई लेवल पे आती है। आईटीआई लेवल पे वो वाला एग्जाम कोविड की वजह से उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी, बट उसमें ऑल इंडिया में 54 रैंक है। ये सब प्रूफ भी है हमारे पास, मतलब जो भी आप बोलो तो वो भी हम दे सकते हैं, सब हमारे पास रैंक है उसके। उसके अलावा 2019 के एग्जाम कोई नहीं हुआ। फिर 20 में जो है कोविड की वजह से कोई वैकेंसी नहीं है, बस 20 में सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया था, तो उसमें हम लग गए। तो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया था। इन दोनों के एग्जाम 21 में हुए हैं, 20 के लास्ट 21 में ही हुए हैं। ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई हुए। दिल्ली पुलिस में ओनली 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, उसमें ओनली एक एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल कोविड की वजह से आपको बताया कि क्वालिफाई नहीं हो पाया था।
उसके 15 दिन बाद सीपीओ का फिजिकल था। सीपीओ का पहले प्री क्वालिफाई किया, प्री में थे 118 मार्क्स के समथिंग, मेंस में थे 178। उसके अलावा फिर इसका फिजिकल क्वालिफाई किया, मेडिकल क्वालिफाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके लिए सीपीओ का स्किप किया क्योंकि उस टाइम पे हमारी जेई की ज्वाइनिंग आ चुकी थी। जेई की ज्वाइनिंग आने के बाद मन बन गया था कि जेई ज्वाइन करना है, सीपीओ ज्वाइन नहीं करना है, और एक सीट खराब ना हो इसलिए हम डीबी देने नहीं गए थे। कोई और उसकी जगह जाएगा, थोड़ा मेरिट में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसकी मेरिट बाद में आती है। बाद में जो मेरिट चेक किया तो सीआरपीएफ एसआई के लिए हम एलिजिबल थे, जो जितने हमारे मार्क्स थे। उसके अलावा फिर एमपी कांस्टेबल का रेडियो और जीडी दोनों वैकेंसी आई थी, दोनों में क्वालिफाई थी। फिजिकल भी क्वालिफाई था। उसके बाद में जुलाई में ज्वाइनिंग कर लिया, फिर हमने रिजल्ट भी नहीं देखा फाइनल मेरिट जो है, क्योंकि कांस्टेबल फिर ज्वाइन नहीं करना था। इसके डीएफसी फिर सबसे लास्ट में था, सितंबर में इसका एग्जाम दिया था, फरवरी में इसका रिजल्ट आया और जुलाई में इसकी ज्वाइनिंग हुई। ये अभी तक की अचीवमेंट थी सर। एक चीज ये रहती है, इतना सारा निकल गया, 65,000 बहुत है, अब रुक जाओ कि अभी और भी कुछ ठीक है सर। अभी कुछ और लगता है कि अब सर डिपार्टमेंटल का सोच रहा है कि जहाँ पे हमें यहाँ पे 3 साल में प्रमोशन पॉलिसी है। अभी हम जेई हैं, 3 साल बाद एग्जीक्यूटिव होंगे वहाँ पे। वहाँ की जेपीएम और ऑफिस तक का जाने का प्लान है। अभी एक एज में है कि हाँ वहाँ तक हम आगे जा सकते हैं सर। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आप जरूर जाओगे। हम इनका सम्मान करेंगे। हमारे जो 1 साल का करंट अफेयर है, 1 साल 1 महीने का करंट अफेयर है, आज सुबह से जो मैंने लगाया था वो, प्लस जो हमारे यहाँ की नोटबुक है, क्योंकि इन्हें अभी पढ़ाई बंद नहीं करना है तो चीजें ऐसी दे दो, क्योंकि इनाम वगैरह माला वगैरह वो सब उनके लिए कोई काम का नहीं। तो हम इनको 1 साल 1 महीने का करंट अफेयर दे रहे हैं, जो कि 100% सही होता है। दूसरा, जो हमारी नोटबुक है उससे हम इनका सम्मान कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे बच्चे खड़े हो जाएं और 2 मिनट का हम मौन रखेंगे, उसके बाद हम सम्मान कर देंगे। पहले हम इनका सम्मान करते हैं और फिर 2 मिनट का मौन रखेंगे हम। तो ये हमारी सत्यम, ये 2 पार्ट में आता है, 6-6 महीने की 2 करंट अफेयर हैं, और ये हमारी नोटबुक है जो अब साइंस की चलने लगी है। तो ये दोनों, चूंकि तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे लिए वो चीज़ें मिलना चाहिए जो मिलना चाहिए। स्टिल तो सत्यम का पूरा इंटरव्यू आपको 2-4 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा, इतने सारे एग्जाम हैं।